तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 4 अप्रैल को आप लोगों का साइंस का पेपर है। ठीक है, जिस प्रकार हिंदी में आप लोगों ने विश्वास किया था हमारे पे, मैंने अच्छे से पढ़ाया था, पूरा का पूरा फंस गया था। इसी तरह विश्वास की जरूरत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस ज़्यादा वक्त नहीं है, 4 अप्रैल को आपको खुद मालूम चल जाएगा कि मैं जितना पढ़ाया हूँ साइंस में फंसा या नहीं फंसा है। हाँ, हालांकि आपको सारे क्वेश्चन जितना मैं बताऊँगा वो याद होने चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास पेपर है और पेपर में आज मैं कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बचाने वाला, बायोलॉजी के। ठीक है, ये पेपर देख सकते हैं 2020 का ही पेपर है, ये 2020 का ही पेपर है। आप देख सकते हैं ये वाला जो प्रश्न आपको देख रहे हैं बायोलॉजी में, जो कि 7 नंबर के लिए आता है, ये 100% ये सारी चीज़ें आपको याद करके जानी है। 7 नंबर में है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, देखिए आज इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 2 तरीके से चित्र होते हैं, वाय संरचना होता है, एक आंतरिक संरचना होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वाय संरचना वाला पूछता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वाय और आंतरिक भी, ऐसा नहीं कि आंतरिक नहीं पूछता है, आंतरिक आप देख लीजिएगा, मैंने वाय बना कर लेकर आया वाय संरचना वाला, उसको पहले आपको तैयार कर लेना है और ट्रिक लगा के आंतरिक वाला भी आपको रिवाइज करके ही जाना है। ठीक है, 7 नंबर के लिए प्रश्न है। इसी तरह बहुत सारे प्रश्न में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा, कम से कम आपके 10-15 मार्क्स तो क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो से जितना बताऊंगा उतना पूरा का पूरा फंस जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछेगा। क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार के आपके पूछे जाएंगे। कहेगा कि मनुष्य के हृदय की वाय संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। क्या? वाय संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा दोहरे रुधिर परिसंचरण का महत्व बताइए, तथा दोहरे रुधिर परिसंचरण का महत्व बताइए। देखिए मनुष्य के हृदय की वाय संरचना, पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं चित्र बना के लेकर आया हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये चित्र आप देख रहे हैं। ठीक है, ये चित्र आप देखिए पूरा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। चित्र इसी प्रकार के चित्र आपको बनाना है। ये आपका अग्रशिरा है, ये आपका दायां अलिंद है, ये आपका दायां निलय है, ये आपका पश्च महाशिरा है। इसी तरह ये आपका पृष्ठ एवोर्टा है, ये आपका दायां निलय है, आपका आंतरानिलय पट है, ये आपका कार्डी टेंडनी है, आपका ये वाला भाग जो है द्विपलन कपाट है, द्विवलन कपाट, ये आपका बायां अलिंद है। ठीक है, ये वाला पोर्शन। और हम बात करें ये वाला पोर्शन बायालिंद है, या इस तरह ये वाला जो पोर्शन बायालिंद है, ये आपका दायालिंद है, ये आपका फुस्फुसिया सिरा है, ये आपका स्नायु आर्टियोसम है, आपका एवोर्टा है। ठीक है, इसी प्रकार आपके बुक में दिया होगा, नहीं तो यहाँ से नोट कर लीजिए, बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वाय संरचना इसका नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको संरचना बनाना था, अब ये बन गया। अब इसके यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मनुष्य के हृदय की वाय संरचना और इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? चलिए हेडिंग डाल के लिखिए कि हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। इसका जो अधिक भाग है वह वक्ष के बाईं ओर तथा थोड़ा सा भाग उरोस्थित के दाईं ओर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय सहित 4 वेश्म होते हैं। कितने? 4 वेश्म होते हैं। 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है, कुल मिला के 4 वेश्म पाए जाते हैं। हृदय का जो आकार है वो बंद मुट्ठी के समान होता है और हृदय का जो भार है वो 300 ग्राम, रंग उसका जो होता है गाढ़ा लाल होता है अथवा बैंगनी भी होता है। ठीक है, हृदय चारों ओर से दोहरे हृदयावरण से घिरा रहता है, जो दोनों झिल्लियों के मध्य हृदय वारणीय तरल भरा होता है। उसमें हृदय जो है हृदय कांच अथवा कोरोनरी सल्कस द्वारा अलिंद और निलय में विभाजित रहता है। हृदय के दाएं अलिंद में शरीर के विभिन्न भागों से आया जो अशुद्ध रुधिर भरा होता है और हृदय के बाएं अलिंद में फेफड़ों से आया शुद्ध रुधिर भरा होता है। अग्र और पश्च जो महाशिराएं हैं उनके दाएं अलिंद में खुलती हैं। पल्मोनरी शिराएं जो होती हैं बाएं अलिंद में खुलती हैं और दोनों निलय एक अंतरानिलयी कांच द्वारा विभाजित रहते हैं। बायां निलय और अधिक पेशीय होता है और दाएं निलय से पल्मोनरी चाप निकलती है, बाएं निलय से कैरोटिको स्टेटमिक चाप निकलती है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे कि मानव का आंतरिक संरचना में हृदय की क्रियाविधि। अब अगला हेडिंग है मानव की आंतरिक संरचना और हृदय की क्रियाविधि देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर दवाई लिखना तो पड़ेगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। लिखेंगे हृदय पंप की भांति कार्य करता है। यह रुधिर को ग्रहण कर दबाव के साथ उसे अंगों की ओर भेजता है। यह जो नियमित सतत एवं जीवन प्रयत्न काम करता रहता है। हृदय की पेशियों के सिकुड़ने की अवस्था का प्रकुचन एवं फैलने की अनुस्थिलन कहते हैं। अलिंद के बाद निलय सिकुड़ते हैं तथा निलय के बाद अलिंद। यह प्रक्रिया लगातार अनंत
चलती रहती है। ठीक है, कह रहा है कि अलिंद के बाद नीले सिकुड़ता है, नीले के बाद अलिंद सिकुड़ता रहता है। प्रक्रिया अनंत चलता ही रहता है, प्रक्रिया हमेशा चलते ही रहता है। इसी प्रकार फैलने सिकुड़ने की क्रिया से एक हृदय स्पंद के हृदय पेशियों को एक बार प्रकुचलन तथा एक बार अनुस्थिलन अवस्था में आना होता है। देखिए, कह रहा है कि मानव का जो हृदय ना 1 मिनट में 70 से 72 बार स्पंदित होता है। स्पंदित मतलब धड़कना होता है। ठीक है, स्पंदित होता है, जिसे हृदय स्पंदन की दर कहते हैं। शरीर के जो सभी अंगों से आक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर ऊपरी एवं निम्न महाशिराओं द्वारा दाहिने अलिंद में आता है और दोनों अलिंदों के रुधिर से भरने के बाद उनमें से एक साथ संकुचलन होता है, जिससे इनका जो रुधिर है वो अलिंद नीले छिद्रों द्वारा अपनी ओर की नीलियों में आ जाता है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपके पहला प्रश्न क्लियर हो गया। देखें, पेपर में पूछा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको किसी कीमत पे तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। मेरा बात मानिए, जो बता रहा हूं उसको तैयार कर लीजिए किसी कीमत पे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2020 का ई पेपर है और देखिए इसमें पूछा है क्या, वातोत्सर्जन। बहुत ज़्यादा आईएमपी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। वातोत्सर्जन किसे कहते हैं और इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखिए कितने नंबर के लिए आता है, 4 नंबर के लिए प्रश्न बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वातोत्सर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि वातोत्सर्जन किसे कहते हैं। देखिए प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है 7 नंबर के लिए, वो तो 4 नंबर था, ये 7 नंबर में पूछा जाता है। तो 7 नंबर वाला तैयार हो जाएगा तो 4 नंबर वाला आसानी से दे पाएंगे उत्तर। इसमें तो पूरा डिटेल में लिखा गया है कि वातोत्सर्जन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार से होता है, रंध्रीय वातोत्सर्जन की क्रिया विधि का जो है संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। और कभी कभी इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है, या तो कह रहा है कि वर्णन कीजिए और वातोत्सर्जन तथा बिंदु श्रावण में अंतर भी लिखना है उसमें। और यह कभी कभी इस प्रकार प्रश्न पूछता है कि वातोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए और ये कितने प्रकार का होता है। नामांकित चित्र की सहायता से रंध्र की जो खुलने तथा बंद होने की क्रिया को भी दर्शाना होता है। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है। 3 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तीनों तरीके मैंने लिख के लेकर आया हूं। ठीक है, वातोत्सर्जन किसे कहते हैं, इस क्रिया में जो रंध्र की क्या भूमिका है, सचित्र समझाइए, मतलब सचित्र वर्णन करके समझाना है आप लोगों को। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि जिस प्रकार भी प्रश्न आएगा उत्तर कैसे आप लिखना है आप लोगों को। सबसे पहले हेडिंग आपको वातोत्सर्जन जाना, ब्लैक पेन से आप लोगों को नीचे अंडरलाइन कर देना है। लिखेंगे यहाँ पे कि पादप के जो वायवीय भागों से वाष्प के रूप में होने वाली जो जल हानि को हम क्या कहते हैं, वातोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पादप के मतलब पौधे की जो वायवीय भागों से वाष्प के रूप में होने वाली जो जल हानि होती है उसको हम वातोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और ये 3 प्रकार से होता है, मतलब ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो रंध्रीय वातोत्सर्जन होता है, रंध्रों के द्वारा दो होता है। तो रंध्रीय वातोत्सर्जन क्या होता है, लगभग 80 से 90% जो जल की हानि होती है ना, वह रंध्रों द्वारा होता है, वह रंध्रों द्वारा होता है। इसके बाद उपत्वचीय वातोत्सर्जन, ठीक है, चाहे इसे वाहन त्वचा भी कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपत्वचीय वातोत्सर्जन लगभग 3 से 9% जो जल हानि होती है ना, वो वाहन त्वचा या उपचर्म द्वारा होता है। ठीक है, और कह रहा है कि क्योंकि 90% तो यही हो गया था, 90 और 9 अधिक से अधिक होगा तो 99 हो जाएगा और 1% और बच गया। तो वातरंध्रीय वातोत्सर्जन, काष्ठीय पादपों में लगभग 1% जल हानि वातरंध्रों द्वारा होता है। इस प्रकार 100% हो गया ना आप लोगों का। चलिए, तो 3 प्रकार से होता है, तीनों प्रकार में बता रखा आप लोगों को। इसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है कि रंध्रीय वातोत्सर्जन क्रिया विधि। क्या डालना है, रंध्रीय वातोत्सर्जन की क्रिया विधि डालना है। और यहाँ पे लिखेंगे डिटेल में कि वातोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छिद्रों अर्थात रंध्रों द्वारा होता है। सामान्यतः यह रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और रंध्र का बंद होना और खुलना रक्षक कोशिकाओं के इस स्थिति में बदलाव से होता है। प्रत्येक रक्षक कोशिका की जो आंतरिक भित्ति रंध्र छिद्र की तरफ काफ़ी मोटी एवं तन्यतापूर्ण होती है। रंध्र को घेरे दोनों रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीति दाब बढ़ने लगता है तो पतली बाहरी जो भित्तियाँ होती हैं बाहर की ओर खींचती हैं और जो आंतरिक भित्ति होता है वो अर्धचंद्राकार स्थिति में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप क्लियर हो गया होगा। इतना ऐसे पॉइंट आप लोगों को लिख देना है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे हम।
चलिए देखिए, ये प्रश्न जो मैं बताया हूँ, देखिए इस प्रश्न को यहाँ पे भी पूछा था। ये पेपर है आप लोगों का 2017 का। 2017 के प्रश्न पूछा था कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पौधे में कितने प्रकार से होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, वाष्पोत्सर्जन तथा बिंदु श्रवण में अंतर लिखिए। ठीक है, अभी हमने जो बताया आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आप लोगों का है कि पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये तो प्रश्न आपको बायोलॉजी में आना ही पड़ेगा। ठीक है, कि पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ किस तरह बनेगा। बस चित्र बनाना गया तो 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यही चित्र है। ठीक है, ये चित्र देख लीजिए पूरा अच्छे तरीके से। ये पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र है, पुष्प का चित्र है। ये जो आप भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं परागकोश पुतंतु। ठीक है, इसे पुंकेसर भी कहते हैं। और ये वाला जो डंडी जैसे दिखा रहा है, इसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। और यह जो है यहाँ से इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये वाला ऊपर वाला भाग जाएगा वर्तिकाग्र। अब यह जो है निकला हुआ भाग, इसे बोलते हैं वायदल पुंज। और यह आपका क्या है? बीजांड है। ये वाला क्या है? बीजांड। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या है? अंडाशय है। क्या है? जो गोल आकृति है क्या है? अंडाशय है। देखिए अंडाशय से लेकर और वर्तिकाग्र यहाँ तक पूरे भाग को हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। तो इस प्रकार देखिए यही आप लोगों का नामांकित चित्र पुष्प का बना देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। यहाँ से 2 नंबर आप लोगों का क्या हो गया? फिक्स हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए, कभी तो पुष्प ही बनाने के लिए दिया ना, कभी कभी प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि एक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए और इसके विभिन्न भागों के कार्यों का उल्लेख कीजिए, जो कि 4 नंबर के लिए आता है। तो उस समय सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न तो आपको खाली पुष्प बनाएंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और एक प्रश्न यह है कि आपको जो 4 नंबर के लिए आता है कि एक पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है और इसके विभिन्न भागों के कार्यों का उल्लेख करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद तब हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे क्या कि पुष्प तने का विशिष्ट रूपांतरण होता है और इसके विभिन्न भाग जनन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। पुष्प का जो फूला हुआ या चपटा भाग होता है उसको पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन पर क्रमशः वायदल, पुंकेसर अथवा अंडप लगे रहते हैं। पुष्पीय भागों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किस समूह में? देखिए वायदल पुंज, एक सहायक चक्र और एक क्या होता है? जनन चक्र। तो सहायक चक्र में पहला आपका होता है वायुदल पुंज। कह रहा है कि यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और इसमें इकाई वायुदल होते हैं। दल जो होता है प्रायः हरे होते हैं और यह कली का अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करते हैं। यह वायुदल पुंज में हो गया। दूसरा होता है दल पुंज। यह पुष्प का द्वितीय चक्र होता है और इसका जो निर्माण होता है दल की इकाइयों से होता है और यह प्रायः रंगीन होते हैं एवं परागण में सहायक होते हैं। इसके बाद दूसरा होता है जनन चक्र। जनन चक्र में पहला होता है पुमंग और दूसरा होता है जायंग। तो पुमंग क्या होता है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसका निर्माण पुंकेसरों से होता है। यह पुष्प का नर भाग है और पुंकेसर जो होता है परागकोश, योजी तथा पुतंतु से मिलकर बना होता है। परागकोश या लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। ठीक है, और ये तो पुमंग हो गया ना। एक और भाग बचा आपका जायांग। जायांग क्या है कि यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है जिसका जो निर्माण है वो अंडप द्वारा होता है और अंडप का जो निर्माण अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से होता है और अंडाशय में बीजांड बनते हैं और वर्तिकाग्र जो होता है परागण के समय परागकणों को क्या करता है? ग्रहण करती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए आता है। और जो सिर्फ फिगर बनाने के लिए बोलेगा तो 2 नंबर के लिए आता है। तो सब कुछ एकदम क्लियर हो रहा है अपनों ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। यहाँ से पढ़ के जाइए, 1 नंबर इधर उधर नहीं होगा, पूरा का पूरा फुल मार्क्स आप लेकर आने वाले हैं, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर के प्रश्न आता है कि परागण क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए देख रहे हैं प्रश्न, ये बनना तय है, आप लोगों को 2022 बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका प्रश्न कैसे पूछता है कि परागण की परिभाषा लिखिए और पर परागण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए और इसके महत्व को समझाइए। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार पूछता है। तो ये प्रश्न आएगा तो परागण की वहाँ पर जो पूछा था उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे आप। ठीक है, और ये प्रश्न तो 7 नंबर के लिए बनता है। ये प्रश्न जो है ना 7 नंबर के लिए बनता है, नहीं 7 नंबर नहीं 4 नंबर के लिए, सॉरी 4 नंबर के लिए बनता है। तो पहले हम लोग उत्तर में डालेंगे हेडिंग परागण की परिभाषा। परागण की परिभाषा लिखेंगे कि किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पादप के
किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और यह जो होता है पादपों में लैंगिक जनन हेतु एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है और इसके जो अभाव में पादप में बीज का निर्माण नहीं होता है। और परागण की क्रिया जो 2 प्रकार की होती है। परागण की क्रिया 2 प्रकार की होती है। तो ये तो आपको परागण आपको समझ में आ गया। और परागण क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है कि यह एक ही पुष्प या एक ही पादप के 2 पुष्पों के मध्य होता है, उसे हम कहते हैं स्वपरागण। और परपरागण क्या होता है कि यह 2 अलग अलग पादपों पर लगे पुष्पों के मध्य होता है, उसे हम बोलते हैं परपरागण कहते हैं। ठीक है। अब कह रहा है परपरागण का विधियां। ठीक है, हेडिंग डालेंगे परपरागण। ठीक है, ऐसे लिखेंगे के विधियां। देखिए, पादपों में परपरागण किए वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। कह रहा पादपों में जो परपरागण की क्रिया होती है, क्रिया ऐसे लिखेगा, क्रिया जो होती है वह वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होती है। ठीक है। और दूसरा लिखेंगे वायु द्वारा परागण कैसे होता है। तो कह रहा है कि अनेक पादपों में वायु द्वारा परागण होता है। इसके लिए जो होता है अनेक युक्तियां पाई जाती हैं, जैसे पुष्प प्रायः छोटे और समूह में लगे होते हैं। इन पुष्पों में सुगंध, मकरंद और रंग का अभाव होता है और इनकी वर्तिकाग्र खुरदरे एवं चिपचिपे होते हैं। परागण हल्के और शुष्क होते हैं, जैसे में आपका गेहूं हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ आदि हुआ। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना, उसको आप सीरियस रहिए। पहले तो बात बता रहा हूँ, आप उसको याद करके ही आपको जाना है। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनना तय, 100% तय है। ठीक है। तो इसको बना के आप लोग जाइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न पूछा गया है, जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? इसके जन्मदाता कौन थे और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको रट जाना है, इस प्रश्न को आपको रट जाना है किसी कीमत पे। ठीक है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन का पूछेगा कैसे कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, या तो कभी कभी इस प्रकार पूछता है मेंडल के वंशागति के नियमों का वर्णन कीजिए। दोनों प्रकार से पूछेगा, आंसर एक ही देना है आपको। क्या देंगे? हेडिंग डालेंगे आप कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। हेडिंग डालेंगे जो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ये हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे इसमें कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर, क्या बोलेंगे? मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित 3 नियमों का प्रतिपादन किया और इन नियमों को मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से क्या करते हैं? जाना जाता है। क्या नियम प्रतिपादित किया? 3 नियम भाई। और ब्लैक पेन से आप लोगों को हेडिंग बना के इसको लिखना ही है। चलिए मैं बताता हूँ। पहला है भाई प्रभाविता का नियम। इसको ब्लैक पेन से एकदम अच्छे से अंडरलाइन कर देना, लिख के और अंडरलाइन कर देना है। प्रभाविता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पादपों में संकरण करने पर F1 पीढ़ी संतति में प्रदर्शित लक्षण प्रभावी लक्षण होते हैं और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ये आपका प्रभाविता का नियम हो गया। ठीक है। 3 नियम उन्होंने दिया था ना। तो पहला तो नियम हो गया प्रभाविता का नियम, जो कि आप लोगों ने जान दिया कि इस नियम के अनुसार जो परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पादप में संकरण करने पर F1 पीढ़ी के संतति में प्रदर्शित लक्षण प्रभावी लक्षण होते हैं और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं भाई वो तो अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे। ठीक है। और दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया, इसको देखिए। दूसरा नियम है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे हम क्या बोलते हैं? पृथक्करण कह सकते हैं या तो युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसको कहते हैं। दूसरे नियम को कह रहे हैं कि इस नियम में कि इस नियम के अनुसार किसी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन जो है, युग्म का एक जीन पहुंचता है और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है। ये तो हो गया आपका पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा आपका है स्वतंत्र अवयवन का नियम। स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखेंगे तीसरा कि जब 2 या 2 से अधिक असंबंधित वाले पादपों के मध्य संक्रमण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात यह स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बताते हुए
बताते हुए संतानीय पीढ़ियों में जाते हैं। पहले ध्यान सुनिए क्या करा है ये नियम जो है शुरू से, कि जब दो या दो से अधिक जो असंबंधित वाले पादपों के मध्य अगर संकरण कराया जाता है तो उनके जो जीन होते हैं ना, युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात यह जो स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बताते हुए संतानीय पीढ़ियों में जाते हैं। तो तीन उन्होंने नियम दिया था, तीनों नियम हमने यहाँ पे बता दिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक जितना हमने ये सब बायोलॉजी के प्रश्न है और जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया सब क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, 2020 में, 2017 में, और ये प्रश्न 2022 में बनना निश्चित तय है। इसको आप जरूर से जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आप लोगों को इंक्लूड किया है, सभी इन क्वेश्चनों को आपको रट के ही आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट IMP हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो शेयर कर दीजिए, ये प्रश्न जितना सभी पूछे जाएंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ी सपोर्ट तो आप कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।